अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का वीलॉग जो है वो काजी साहब के एक कमेंट से शुरू करते हैं और तकरीबन जो आज का तमाम तज्जिया है वो काजी फैज़ ईसा साहब के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। आज काजी साहब का एक नया डायलॉग काफ़ी मशहूर हुआ, काफ़ी उसका सोशल मीडिया पे और मीडिया पे चला, और वो ये था कि काजी साहब ने आज इस बात का अदालत में इदराक किया है कि मीडिया कह लीजिए या सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा गालियां मुझे पड़ती हैं। तो इसके ऊपर मेरा एक फिलबदी ट्वीट तो यह था जो काफ़ी चला कि जनाब आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि आपको गालियां पड़ती हैं। ऑल्दो मैं को गालियां देने को पसंद नहीं करता और ना गालियां देता हूं, लेकिन काजी साहब की ये बात से मुझे बस यही बात आई कि आपको पहली तो बात है ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए कि आपको लोग इतनी ज़्यादा तादाद में गालियां देते हैं। लेकिन ये बड़ा हसीन और इंटरेस्टिंग किस्म का सफ़र है जो काजी साहब का वहाँ से शुरू हुआ कि मैं तो मीडिया नहीं देखता, और फिर इफ़ यू कैन नॉट टेक द हीट यू शुड नॉट बी इन द किचन वगैरह वगैरह से। लेकिन वहाँ से ये सफ़र शुरू होके अब ये उनको अदराक है कि मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा गालियाँ उनको पड़ती हैं, और स्पेशली सोशल मीडिया जिसके ऊपर तकरीबन एक अनलिमिटेड आज़ादी है। हर तरह के लोग आते हैं, पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी तमाम लोग ऐसे भी जो इनकी दस्तरस से बाहर हैं वो आते हैं और अपना कमेंट्स का इजहार करते हैं, तो इससे उनको कोई सबक तो सीखने चाहिए। लेकिन इस पर बात करने से मतलब मज़ीद बात को बढ़ाते हुए पहला तो सबसे पहला ये है कि आज अतर मिनल्लाह साहब का इजाफी नोट 2 सफ़ों का मुख्तसर सा इजाफी नोट जो नैब की पिटीशन 184(3) के तहत फाइल हुई, जो मुकदमा चल रहा है, जो अपील है नैब के कानून के ऊपर तरमीम की, उसकी जो कार्रवाई को बराए रास्त नशर करने के ऊपर अतर मिनल्लाह साहब का ख्याल ये था कि उसको बराए रास्त नशर करने की इजाज़त होनी चाहिए, और काजी फैज़ ईसा साहब का ख्याल ये था कि इसको बराए रास्त नशर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एज़ प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल हो सकती है। उसमें आज अतर मिनल्लाह साहब का जो इख्तलाफी नोट था वो आया, और वो बड़ा मुख्तसर सा लेकिन बड़ा जामे सा नोट है जिसके अंदर उन्होंने एक सिंपल सी बात कही है कि ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि अदालत जो है वो पार्टीजन है या अदालत जो है वो एक ख़ास किस्म के जहन को परवान चढ़ा रही है। जिस चीज़ की तरफ अतर मिनल्लाह साहब का इशारा है वो जहन है हमारे उन फौजी अफसरान का या हुक्मरानों का जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर पाबंदी लगा रखी है, इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती वगैरह वगैरह। तो अदालत का ये कहना था, अतर मिनल्लाह साहब का ये कहना था कि नैब जैसे एक उसके कानून जैसे एक सेंसिटिव पब्लिक के जो अवाम में जो कहते हैं ना राय आमा का जो केस है, जो पब्लिक कंसर्न का केस है, पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, उसकी कार्रवाई बराह रास्त इसलिए नशर ना की जानी कि उसमें इमरान खान की हुई बात जो होगी वो नशर होगी। ये दरअसल इंसाफ का कत्ल होगा और इस इम्प्रेशन को मज़ीद बढ़ाएगा कि अदालत इसमें पार्टीजन है। ये तो बड़ी बात वाज़े है कि अदालत जो है उसको ना सिर्फ इंसाफ करना चाहिए बल्कि नॉन पार्टीजन भी नज़र आना चाहिए और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो अतर मिनल्लाह साहब ने अपने तई तो बात साफ लिख दी है, और अगर आप ये इनकी गालियों के ऊपर मज़ीद बात करें तो उसके गालियों की वजह एक तो अतर मिनल्लाह साहब के इजाफी नोट से आपको मिल जाती है। दूसरी वजह, अगर आप कल और परसों की जो कार्रवाई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की इजाफी सीटों को लेकर, तो उसमें जो इनके ब्रदर जजेस 5 जजेस के जो कमेंट्स थे और जो सवालात थे जिनसे ये बड़े वाज़े तौर पर ये अंदिया मिलता है कि जो इस वक्त ये सारा जो गंद फैलाया हुआ है 8 फरवरी के बाद के इलेक्शन को लेकर, और अवाम का जो डिस्ट्रस्ट है इस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस बाशमूल आला अदालतें एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस वक्त की जो पार्लियामान है और इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, उन सब के ऊपर अवाम का डिस्ट्रस्ट होने की बुनियादी वजह जो है वो मुल्क में अदल का फुकदान है। और इस अदल के फुकदान की बुनियादी वजह सिर्फ इस वक्त एक शख्स है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। माजी में भी बड़े मामलात होते रहे, बड़े इश्यूज बनते रहे, लेकिन अदलिया की तरफ से कोई बेहतर फैसले ही देखने में आए या इंडिपेंडेंट फैसले देखने में आए। वो जो ग्रेजुअल डिक्लाइन है जो काजी फैज़ ईसा की ज़ात के साथ हमें
बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र आया। वो असल में वजह है इनको गालियाँ पड़ने की। आज जिस जगह पाकिस्तान खड़ा है, आज जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल है, पाकिस्तान की सोसाइटी की सूरत हाल है, वो दरअसल काजी फैज़ ईसा साहब की वजह से है। अब काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं, जिनको अब पता लग चुका है कि सबसे ज़्यादा गालियाँ उनको पड़ती हैं और ऑन मेरिट पड़ती हैं, उनके दोगलेपन की एक ताज़ा और ज़िंदा मिसाल आज की थी। वो आज जो अदलिया की तौहीन कह लीजिए या जो हमले किए गए, स्पेशली उसमें जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब है, जिनका इख्तलाफी नोट था, जो एग्री नहीं कर रहे काजी साहब से, उनके ऊपर एक बाकायदा बौछाड़ की गई हुकूमती लोगों की जानिब से, सेनेटर्स की जानिब से। उसमें फैसल वाडा का केस था, तौहीन अदालत का, उसकी आज पेशी थी। तो उसमें एक मंजर देखने पे आया और मैं बड़ा हैरान हुआ कि जनाबे वाला, मैं तो समझता था कि काजी फैज़ ईसा चलो और कुछ नहीं, कम से कम अपने बुग़्ज़, अनाद और दुश्मनी में तो सच्चा है, लेकिन आज वो साबित हो गया कि वो झूठा है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं कोई लंबी बात नहीं करता। काजी फैज़ ईसा साहब का इमरान खान साहब से बुग़्ज़ और अनाद और नफ़रत और बदले और जो वो कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये बताते हैं, या वो ये समझते हैं, या पूरी दुनिया ये समझती है, उनके खिलाफ फाइल किया जाने वाला रेफरेंस था। अच्छा, अब काजी साहब की, आप जब ये रेफरेंस फाइल हुआ, उस वक़्त की तमाम पिटीशंस, लिखे जाने वाले ख़त और दिए जाने वाले इंटरव्यूज़ को अगर आप उठा कर देखें तो उसका खुलासा ये बनता है कि दरअसल ये रेफरेंस जो इनके खिलाफ फाइल किया गया वो ISI की जानिब से फाइल किया गया, या इस रेफरेंस के पीछे ISI और फौज थी। और जो लॉ मिनिस्टर थे उस वक़्त के, हमारे दोस्त सीनियर फ़ारूक नसीम साहब, वो इसकी बुनियादी वजह थे। उनको उन्होंने मेन कैरेक्टर करार दिया, साथ मुझे भी शरीक जुर्म कहा, और फिर इल्ज़ाम था इमरान खान और सदर पाकिस्तान के ऊपर। ये जो सीरीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आज के मैं क्या मंजर देखता हूँ कि आज जिस ISI के ऊपर इल्ज़ाम था और जिस वक्त इनके ऊपर रेफरेंस फाइल किया गया, उस वक़्त के जो DG ISI थे वो आज इनके मालिक हैं, तो लिहाजा उनसे बुग़्ज़ और अनाद तो नहीं हो सकता, उनकी तो चाकरी होगी, तो वो ये कर रहे हैं। उसके बाद जो कहना चाहिए, जिन्होंने ऑप्ट किया, फ़ारूक नसीम साहब जब हमारी काबीना में थे तो MKM वाले कहते थे कि जी वो हमारा हिस्सा नहीं है, वो किसी और कोटे से आए हैं, वगैरह वगैरह। हैविंग सेड दैट, ये सारी पॉलिटिकल बातें हैं। मैं ज़ाती तौर पर फ़ारूक नसीम साहब को एक बहुत अच्छा कानूनदान मानता हूँ और मेरे बड़े भाइयों की तरह है। और हमारा ये कहना था कि भाई ये काजी साहब जितने बुग़्ज़ और अनाद वाले हैं, ये हमें तो कभी नहीं बख्शेंगे, वगैरह वगैरह, और इनके सामने अदालत में पेश भी नहीं होना। लेकिन आज फ़ारूक नसीम साहब दोनों में से एक पार्टी के वकील के तौर पर पेश हुए और उनके खिलाफ कोई बुग़्ज़ अनाद नहीं था। उसकी वजह यह थी कि फ़ारूक नसीम साहब को ये टच नहीं कर सकते क्योंकि उनके ताल्लुकात दूसरी तरफ बहुत बेहतर हैं। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि भाई, मैं तो कहता था ये काजी फैज़ ईसा, चलो इसके अंदर और कोई क्वालिटी हो ना हो, कम से कम दुश्मनी में तो ये बड़ा तगड़ा है और खड़ा हो जाता है। आज उसमें भी साबित हो गया कि बेसिकली काजी फैज़ ईसा जो है वो इसमें भी जो कह लीजिए कि एक डंडी मार गया। मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने का आदी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ ये डंडी मारने तक कहता हूँ। बाकी आप अपने दिल से और अपने तई जो भी अल्फाज इस्तेमाल करना चाहें, अपने घर में बैठ के बच्चों की गैर मौजूदगी में आप कर सकते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं। अच्छा, वो डंडी इन्होंने ये मारी कि भाई जिन्होंने आपके खिलाफ केस फाइल किया, जो करवाया, उनकी आप चाकरी कर रहे हैं, जो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर थे उनसे भी आप हंस खेल रहे हैं। तो दुश्मनी सिर्फ आपने इमरान खान से करनी है, क्यों? क्योंकि वो कन्वीनियंट है इस वक्त उससे दुश्मनी करना, ये आपकी कन्वीनियंस में आता है, क्योंकि जो ऊपर बैठा हुआ है उसकी भी एक दुश्मनी है सो कॉल्ड। तो आज आप उसकी दुश्मनी में मिल के आपका भी बीच में दा लगा हुआ है। तो ये भी आज एक बात वाज़ेह होगी कि ये शख्स अपने बुग़्ज़ और अनाद में भी सच्चा नहीं है, सिलेक्टिव है और मौका महल की निस्बत से वो काम चलाता है, यानी कि मौका परस्त इंसान है। अच्छा, अब इसी के अंदर एक उन्होंने जो ऑर्डर किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो सुन लीजिए, फिर हम अगले दो टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। एक, उन्होंने आज बात की कि नोटिस जारी किए 34 मीडिया चैनल्स को। हम काजी साहब की असिस्टेंस के लिए एक उनको तजवीज़ पेश कर रहे हैं और ये बड़ी सिंपल सी सादा सी तजवीज़ है, कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 34 मीडिया चैनल्स को नोटिस जारी किए गए, जी आएँ बताएं ये किसने किया, क्या था क्या नहीं था। आप इतने लंबे काम में ना पड़े, इन 34 में से 10 टॉप चैनल्स को 34 को छोड़ें, 10 बड़े चैनलों के जो 7 बजे से लेके 11 बजे तक के एंकर्स हैं उनको अदालत में बुलाइए, और 10 बड़े चैनलों के न्यूज़ एडिटर्स को, जो न्यूज़ डायरेक्टर्स होते हैं,
उनको बुला लीजिए और उनको बुला के उनके मोबाइल फ़ोन पकड़िए और उनके मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप खोलिए। आपको उन व्हाट्सएप के अंदर जिस वक्त आपके फैसल वाडा साहब की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चली और उसकी जो फॉलो अप्स हुए, वहाँ पे आपको मैसेजेस मिलेंगे ब्रिगेडियर फ़हीम के, कर्नल नोमान के, एक कामरान नामी शख्स है, एक मुश्ताक नामी शख्स है ISPR में, इनके आपको मैसेजेस मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि लाइव कट करो, पूरा दिखाओ, प्रोमिनेट करो, हर बुलेटिन में चलाओ, फला आदमी को इसके ऊपर कमेंट के लिए लो। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपने 34 लोगों को, 34 चैनलों को इंटरव्यू कहते हैं ना, नोटिस दे के अपनी कलम को और अपने कागज़ को ज़ाया कर रहे हैं। ये 10 बड़े चैनल्स के बंदे बुलाएं जो हम आपको बता रहे हैं, आपको दूध का दूध पानी हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं करेंगे क्योंकि असल में इस जुर्म में आप तो शरीक हैं। ये जो इस वक्त फैसल वाडा ने आज भी माफ़ी नहीं मांगी आपसे अदालत से, बेसिकली वो दरअसल आपकी शय के ऊपर है। वरना ये फैसल वाडा क्या बेचता है मेरे भाई। इसका जब केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने MNA की मेंबरशिप की डिसोल्यूशन का, उस वक्त मैं ऐनी गवाह हूँ कि कितने जुलाब लगे होते थे और हर पेशी से पहले जनाब DGC के दफ्तर से निकलते ही नहीं थे। हर वक्त मिन्नतें होती थी कि कल की पेशी किस तरह से निकल जाए और वो पेशी दर पेशी निकलती रही। तो जनाब ये जो आज वो माफ़ी नहीं मांग के गए हैं और आपने बड़ी सहूलतकारी में वक्त भी दे दिया है, ये दरअसल उसका शख्साना है। खैर, अब बात गालियों से आगे चलते हैं। अब गालियों की वजह में एक और वजह भी है जो काजी साहब से जुड़ी हुई है, और फिर आखिर में थोड़ी सी बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के तनाज़ुर में, जो इंडिया में इलेक्शन हुए हैं उसके रिजल्ट्स और ऐसे चीज़ें पाकिस्तान में देखने में क्यों नज़र नहीं आई। अच्छा जी, आगे जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और ये हो सकता है आने वाले हफ्तों में ब्रेकिंग खबर बन जाए। हमारे पास कुछ अंदर की इतला आई है कि नून लीग में और काजी फैज़ ईसा के माबैन क्या खिचड़ी पक रही है। एक तरफ हमें ये नज़र आ रहा है कि जो बेंच है उसमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द जजेस वो ये जहन के नज़र आ रहे हैं कि ये सीटें तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI की बनती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हमें ये भी कि है कि ये शायद अगले 2-3 हफ्तों में वो सीटें इनको मिल जाएं। अब उसको सदेबाब करने के लिए कि कहीं ताकत का तवाज़ुन बहुत ज़्यादा PTI के पलड़े में ना चला जाए, एक साजिश और तैयार हो रही है। वो साजिश के एक तो जो कानूनी टीम है नून लीग की, अता ये जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब है उनकी सरबराही में, और दूसरा गठजोड़ है ये काजी फैज़ ईसा साहब से। अब इतलाहात ये हैं कि जब नून लीग के MNAs ने पंजाब में, क्योंकि ये मनसूबा पहले बना था ISI के भी ताउन से कि 20 से 25 सीटें जो हैं वो नून लीग को पंजाब में और दी जाएं। ये मैं पहले खबर कर भी चुका हूँ अपने वीलॉग और ट्विटर दोनों के ऊपर। आज से 1-2 माह पहले इस खबर को ब्रेक कर चुका हूँ। उस सिलसिले में इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जो बेंचेस थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के, वहाँ पे रिकाउंटिंग की दरखास्तें दी, जिनमें से बहुत सारी रिजेक्ट भी हुई। अब उनकी जो अपील है वो इन्होंने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल की हुई है और शुनीद ये है कि वो शायद अगले हफ्ते के लिए फिक्स हो रही है। उसकी हतमी लिस्ट तो वीकेंड पे आती है, लेकिन हम आपको पहले से खबरदार कर देते हैं कि ये अगले हफ्ते फिक्स करके ये हो सकता है कि उसमें अगर वो सहूलतकारी करें, जिसकी वजह से इनको गालियाँ पड़ती हैं, कि वो सहूलतकारी करें तो वो फिर से 20-25 सीटों के ऊपर शब-ए-खूं मारने की तैयारी हो रही है। तो ये भी जहन में रखिएगा कि एक तरफ अगर इधर से सीटें जानने की उम्मीद है तो उधर से सीटें छीनने की भी एक कोशिश जारी है। PTI वाले भी इस पे होश करें और जरा उस पर कहते ना पहरा दें, और आप लोग भी गवाह रहिएगा अगर ये मनसूबा आगे चला। मेरी इतला के मुताबिक पिछले 2 रोज़ मीटिंग्स हुई हैं लीगल टीम की और उन MNAs की जो लीगल के हैं, और उनको ये बावर कराया गया है, उनको ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी बात हो गई है और आप जनाब ये इसको पुश करें और तैयार हो जाएं इस काम के लिए। और रिकाउंटिंग में फिर आपको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो काफ़ी मावनत फराहम करेगा, तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी इसमें ज़रा चौकन्ने हो जाएं। आखिर में थोड़ा सा जिक्र करेंगे इंडिया में इंतखाबात का जो रिज़ल्ट आया है वो। देखिए, इंडिया में जो इंतखाबात का रिज़ल्ट आया है उसमें हमारे लिए बड़े सबक हैं। एक सबक तो ये है कि इंडिया की जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का, वो कोई बहुत शानदार सिस्टम नहीं है, लेकिन एक वर्किंग सिस्टम ज़रूर है, क्योंकि आने वाले रिजल्ट्स ने कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी प्रूव की हैं। एक तो वो जो मोदी ने
इंडिया में हिंदुत्व की पॉलिटिक्स शुरू करके एक इम्प्रेशन क्रिएट किया था कि अब यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का या अपोजिशन का जिंदा रहना बड़ा महाल है। सहाफ़ियों की भी जुबानबंदी थी, जजेस भी साथ मिले हुए थे या डर के दुबके हुए थे, और वो उसके बाद जो एग्जिट पोल से भी एक माहौल बनाया गया कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो मोदी सरकार ले जाएगी। अब जब रिजल्ट्स पूरी तरह से सामने आने शुरू हो गए हैं तो सिचुएशन काफ़ी मुख्तलिफ है। बल्कि आज के रोज़ मोदी साहब ने अपनी काबीना की सीट से इस्तीफ़ा भी दे दिया, लेकिन वो एक स्टंट है क्योंकि जारी बात है अब नए प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होना है और वो असम्बली के अंदर से होगा। और वैसे तो जो बीजेपी का इत्तेहाद है एनडीए के नाम से, वो 295 से ज़ायद सीटें ले चुका है, तो वो जो उनको नंबर चाहिए होता है उससे तो ज़्यादा नंबर उनके पास मौजूद है। बट इट इज़ अ सिंपल मेजॉरिटी अनलाइक द 2/3 मेजॉरिटी दैट दे वर एक्सपेक्टिंग एंड प्रोपगेटिंग। दूसरी जानिब जो उनकी ओपोजिशन है वो बड़ी तगड़ी है, वो 240 के करीब खड़ी है, इंडिया के नाम से उसकी है। उसमें बाकी जमातों के साथ साथ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो भी खड़ी है। और ये तमाम लोग जो हैं इन्होंने कैंपेन भी ये नहीं की कि हम जीतेंगे, उन्होंने पूरे इंडिया में कैंपेन ये की कि हमने वो जो 2/3 मेजॉरिटी दे के मोदी ने इंडिया का नक्शा बदल देना था उनकी डेमोक्रेसी का, जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स थी, जो किसी सूरत जो एक्सट्रीमिज़म की पॉलिटिक्स है वो उनके हक में नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनकी जो माइनॉरिटी है, सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुस्लिम है, वो इस हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का शिकार हो सकती है। वो उसकी तादाद जो है वो पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा है। फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद जो माइनॉरिटीज़ में दलित की आती है, ऑल्दो तो वो हिंदूज़ हैं लेकिन वो स्केजुअल कास्ट में आते हैं और वो उस कास्ट के साथ अपर कास्ट का सलूक अच्छा नहीं है। और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के अंदर उनका पिसना जो है वो एक लाजमी अमल है। और फिर जो एक्सट्रीमिज़म की पॉलिटिक्स थी वो हमने बड़े बड़े बुत गिरते देखे, जैसे कि अयोध्या में जहां इन्होंने राम मंदिर बनाया वहां से बीजेपी का कैंडिडेट हार गया, और इसी तरह से और इनके बहुत सारे, वो स्मृति ईरानी हारी है, उसकी तो मुझे ज़ाती खुशी है। तो इस तरह से जो एक्सट्रीमिस्ट जो प्रोपगेट करते थे उनके रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े सरप्राइजिंग हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान के लिए क्या सबक है और इंडिया में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इससे थोड़ी सी ओपननेस आएगी, अपोजिशन को आवाज़ मिलेगी, जजेस को आवाज़ मिलेगी, जर्नलिस्ट को आवाज़ मिलेगी, और वो लोग थोड़ी सी फ़हाल अपोजिशन का किरदार अदा कर सकेंगे। तो वो जो वहाँ पे एक माहौल था, जिस तरह का पाकिस्तान में माहौल है, यहाँ पे वो मोदी की सूरत जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है जिन्होंने हर चीज़ को काबू किया हुआ है। लेकिन जो डिफरेंस है, जो मैं यहाँ बात करने का मकसद था, वो दो चीज़ें हैं। एक, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक फ़हाल और फंक्शनल और पावरफुल इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार हो सकता है किसी सोसाइटी के, जो कहते हैं ना, बेहतर तरह से चलने से। इंडिया में बड़े प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे थे, उसकी फेडरेशन खतरे में पड़ रही थी मोदी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स की वजह से। ये इलेक्शन जो थे वो एक समझिए, और इसके जो रिजल्ट है और इसमें जो स्ट्रगल है उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। सिस्टम ने अपने आप को रीस्ट्रेंथन किया है। ये कैसे पॉसिबल हुआ है? इलेक्शन कमीशन के किरदार की वजह से, कि मोदी अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद इलेक्शन के रिजल्ट्स को उस तरह से अपने फेवर में नहीं कर सका जिस तरह से वो करना चाहता था। इक्का दुक्का उसमें प्रॉब्लम्स आए होंगे, उसको फेवर मिली होगी, नहीं होगी, लेकिन वो पूरा सिस्टम नहीं है कि हमारे इलेक्शन कमीशन की तरह वो गोद में नहीं बैठा हुआ ताकत वाले के। और दूसरा बड़ा जो फ़र्क है वो फिर इन साहब की बात आती है जिनको गालियाँ पड़ती हैं, वो है वहाँ के सिस्टम का, कि वहाँ में इलेक्शन को रिग नहीं किया गया बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये फ़र्क है जनाब हमारे में और हिंदुस्तान की सियासत में। और यहाँ पे क्रेडिट देना मत भूलिएगा अगर मेरे जहन से निकल जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर वहाँ की जो फ़ौज है उसका काम जो है अपनी सरहदों की हिफाजत करना है और उधर सरहदों तक ही महफूज रहना है और अपने आप को ताबे करना है। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको टॉपल करना नहीं है, उसको नीचे लगाना नहीं है, वज़ीर आज़मों को जेलों में डालना नहीं है, उनके ऊपर गंदे मुकदमात बनाना नहीं है। ये फ़र्क है। तो वो 1 अरब से ज़्यादा की डेमोक्रेसी है। उस डेमोक्रेसी ने अपने आप को दोबारा से रीस्ट्रेंथन किया है। जो माशरे के अंदर एक्सट्रीमिज़म और ये जो जिसे कहते हैं ना फस्तायत की ताकतें थी उनको कमज़ोर किया है, और शायद आने वाले दिनों में उनको हरा भी देंगे। लेकिन ये तब ही है जब वो सिस्टम जो है अपने आइन के मुताबिक फंक्शन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का रोल एक आइनी रोल है, उसने अपना आइनी रोल अदा किया, फेयर इलेक्शन करवाए रिलेटिवली, और उसका एक बेहतर रिजल्ट आया जो इंडिया की फेडरेशन को और डेमोक्रेसी को
मजबूत करेगा। हमारे यहाँ एक करप्ट इलेक्शन हुआ, करप्ट इलेक्शन कमिश्नर था, करप्ट चीफ जस्टिस था, करप्ट की इस्टेब्लिशमेंट है, उससे हमारी फेडरेशन भी कमज़ोर हो रही है, हमारी जमहूरियत भी कमज़ोर हुई है और हमारा मुल्क भी कमज़ोर हुआ है। इस चीज़ को आपको इस तरह से भी देखने की ज़रूरत है। इसके साथ इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे, तज्ज़ियात के साथ। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।